गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अभी हमारा जो लाइफ प्रोसेस का लेसन चल रहा है, उस लाइफ प्रोसेस के लेसन में हम लोगों ने रिस्पायरेशन को स्टार्ट किया था। और रिस्पायरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। दोनों रिस्पायरेशन के टाइप को हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद रिस्पायरेशन इन प्लांट को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो प्लांट में रिस्पायरेशन थ्रू द डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होते हैं? तो डिफ्यूजन का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर होता है, तो वो डिफ्यूजन होता है। उसी तरह प्लांट में ऑक्सीजन जो है वो हायर से लोअर की ओर, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ में जाते हैं। अब उसी में हम लोगों ने रिस्पायरेशन इन प्लांट में रिस्पायरेशन इन रूट को देखा था एंड रिस्पायरेशन इन स्टेम पार्ट को देखा था। उसके बाद आगे के टॉपिक को हम लोग करना था रिस्पायरेशन इन लीव्स। तो आज हम लोग देखिए उसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। रिस्पायरेशन इन लीव्स। तो प्लांट के लीव्स में रिस्पायरेशन कैसे होते हैं? देखिए कल भी रिस्पायरेशन इन स्टेम जो पार्ट हम लोगों ने किया था, तो हमने आपको बताया था कि हर्बेशियस प्लांट में स्टेम में जो रिस्पायरेशन होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होते हैं, क्योंकि उसके स्टेम पार्ट में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। लेकिन जो हायर और वुडी प्लांट हैं उनके स्टेम पार्ट में स्टोमाटा नहीं होता है, तो उसके बार्क सेल में, बार्क में जो बार्क है आउटर स्ट्रक्चर एपिडर्मल पार्ट, वहां पर एक स्मॉल पोर वाला सेल होता है जिसे लेंटिसिल कहते हैं। वही गैसियस एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है, यानी एटमॉस्फेयर से CO2 को अंदर की ओर लेगा और एटमॉस्फेयर से O2 को अपने अंदर लेगा और अंदर के सेल से CO2 को एटमॉस्फेयर में बाहर की ओर देगा। ये काम लेंटिसिल स्टेम में कराता है। लेकिन लीफ की अगर बात करते हैं तो लीफ को CO2 ज्यादा चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम की अगर बात करें तो। नाइट में नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में ही होता है और लाइट कब होगा तो दिन के टाइम पे होगा, तो ड्यूरिंग द डे टाइम। और एक चीज और याद रखिएगा, जैसे अभी रेनी सीजन है तो कुछ लोगों के दिमाग में जाती है कि ये रेनी सीजन में अगर धूप नहीं आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऐसा नहीं है। लाइट का मतलब दिन हो गया, उजाला हो गया, दैट मींस कि फोटोसिंथेसिस होगा। हाँ, फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो हो सकता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी हाई होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना हाई होगा। यानी जब धूप बहुत अच्छे से सनलाइट हाई इंटेंसिटी की धूप आएगी तो दैट इज दी फोटोसिंथेसिस वेरी हाई स्पीड से होंगे। तो पहले तो ये मिसकंसेप्ट दिमाग से निकाल लेंगे। अब आइए रिस्पायरेशन इन लीव्स में। तो लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो लीव्स में स्टोमाटा होता है और स्टोमाटा का स्ट्रक्चर पहले भी करा चुके हैं। तो स्टोमाटा आप जानते हो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। स्टोमाटा में टू गार्ड सेल होते हैं और ये माइक्रोफिब्रिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। और इसके चारों तरफ एक सेल, पेरिफेरल सेल होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं और ये गार्ड सेल है। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर ये ओपन होगा तो CO2 अंदर आएगा। कब? ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन अगर नाइट की बात कर रहे हैं तो रिस्पायरेशन करने के लिए वो O2 को अंदर लेगा और CO2 को बाहर निकाल देगा इस स्टोमाटल एपर्चर के थ्रू। तो यहां पर वही चीज है। चलिए अब इसको लिखते हैं, हम देखते हैं। The leaves of plant have tiny pores. Tiny pores called stomata. The exchange of respiratory gas
the exchange of respiratory gas, the exchange of respiratory gas in leaves takes place by process of diffusion. O2 diffused into leaves and CO2 diffused out from leaves during नाइट, खास करके नाइट के टाइम पर। अब सोचेंगे आपके डे के टाइम पे क्यों नहीं ऐसा होगा, तो बेटा आपको पहले भी बताया था कल भी कि जब फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो वो क्या करता है, O2 को रिलीज करता है। और रिस्पिरेशन तो आपको पता है, एक चीज मैं रिलेशन दिखा देता हूं क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। देखिए एक तरफ फोटोसिंथेसिस और दूसरी तरफ रिस्पिरेशन, तो होता क्या है इसमें, देखिए ये फोटोसिंथेसिस और ये रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या लगता है, फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होगा, तो फोटोसिंथेसिस में लगता है क्या, फोटोसिंथेसिस CO2 को लेता है। ये कलर दिखाई देगी आपको, ओके नहीं, तो चलिए ब्लैक से ही हम इंडिकेट करते हैं। रिस्पिरेशन में सबसे पहले क्या निकलता है, तो रिस्पिरेशन से निकलेगा CO2 और क्या कंज्यूम होता है, O2। तो रिस्पिरेशन में O2 लिया और क्या निकाला, CO2। और जब दिन का समय होता है तो फोटोसिंथेसिस होते हैं, तो यही CO2 को यह ले लेगा और क्या रिलीज कर देगा, O2 को रिलीज कर देगा। तो फिर आप सोचेंगे तो प्लांट को CO2 लेना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि रिस्पिरेशन में जो CO2 निकलेगा वही ले लेगा वो, तो नहीं, वो फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ रिस्पिरेशन। तो जो एक्स्ट्रा CO2 की जो जरूरत होगी तो कुछ CO2 कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर से। तो इसलिए एटमॉस्फेयर से भी कुछ CO2 को ले लेगा और बाकी रिस्पिरेशन से जो CO2 रिलीज होगा वो दोनों CO2 को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस होंगे नहीं तो O2 नहीं रिलीज होगा, तो उस कंडीशन में O2 जो है सेल किससे लेगा, प्लांट का सेल, तो ये O2 इससे लेगा ड्यूरिंग द डे टाइम, सॉरी ड्यूरिंग द नाइट। अब समझ गए बात को, तो ये काम चलता है प्लांट के सेल में। तो लिखते हैं इसको, respiration in leaves, respiration in leaves occurs during the daytime, during the daytime
आपको लगेगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है लगे। एक्चुअल में रिस्पायरेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में होगा या रात में होगा, इसमें सेंटेंस ही गलत दे दिया, लेकिन बुक में तो मैं दे दिया हूँ, लिखवा दिया हूँ आपको। एक्चुअल में ये होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक O2 यानी एटमॉस्फेयर से O2 प्लांट जो है वो सिर्फ रात के टाइम पे लेगा, दिन के टाइम पे नहीं करेगा, क्योंकि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होते हैं एंड दैट O2 यूटिलाइज इन दी रिस्पायरेशन। तो इस सेंटेंस के बदले में आपके यहाँ पर जो लिखा हुआ ये रॉन्ग है थोड़ा, इसके बदले में सेंटेंस दूसरा लिखा हुआ है, लिख के आपको दिखाया। अब देखिए क्या है एक्चुअल में बात। तो आपको लिखना है atmospheric O2 enter into plant during night, because during daytime O2 released by photosynthesis and that O2 utilized in respiration। इसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं, क्लास 11 की बातें हैं ये सब। अभी बस इतना समझ लो कि ड्यूरिंग द डे टाइम अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो उस फोटोसिंथेसिस से जो O2 रिलीज होगा वही O2 रिस्पायरेशन में यूज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि रिस्पायरेशन सिर्फ रात में होगा, दिन में होगा, ये रिस्पायरेशन हमेशा होते रहते हैं सभी सेल में। ओके, अब हेडिंग दी है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट की बातें हो गई, अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, जैसे अमीबा में कैसे, फिश में कैसे, ये सब थोड़ी बातों को, और हमारे अंदर जो ब्रीदिंग होता है वो कैसे। Respiration in animals, एनिमल में रिस्पायरेशन कैसे होते हैं। ओके, देखिए अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह के मोड ऑफ रिस्पायरेशन है। फिश में अलग, अमीबा में अलग, हमारे बॉडी में अलग। हमारे बॉडी में वेल ऑर्गेनाइज्ड लंग्स हैं, हार्ट है और ब्लड है, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू, यानी फिश है तो फिश गिल्स के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ O2 करता है, यानी कि जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो ले लेता है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से ये रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। तो जैसे देखें डिफरेंट एनिमल्स हैं, different animals have different mode of respiration, different mode of respiration। अब एग्जांपल में देखिए, in amoeba respiration by simple diffusion, ठीक है।
earthworm use skin to absorb ऑक्सीजन, यानी अर्थवर्म में उसके बॉडी का जो सरफेस है, बॉडी सरफेस से वो डिफ्यूजन कराता है। देखिए यहाँ पर सिंपल लिख दिया, अर्थवर्म यूज स्किन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ओके, ऑक्सीजन एंड remove CO2. Aquatic animal like fish, prawns, and mussels have gills as respiratory organ. Okay. In insect like grasshopper, cockroach, housefly, and mosquitoes have teeny holes called spiracles. On their body, and air tube called trachea earthworm, aquatic animal, insect, or land animal. Such as bird, human, lizard, dog, etc. have lungs. And by skin also. देखिए इतने सारे तरह का एनिमल्स मैंने लिखा। सबसे पहले देखो बोर्ड पे दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले मेंशन किया किसको, अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर है, तो वो अपने बॉडी के यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन करा देता है, एटमॉस्फेरिक एयर को ले लेगा और अपने सेल से CO2 को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्चार्ज कर देगा, रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो ये काम किया। उसके बाद में अर्थवर्म का जो स्किन है, ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, और उसका जो स्किन है वही क्या करते हैं, डिफ्यूजन का काम कराते हैं। तो बॉडी सरफेस का जो स्किन है यानी बॉडी सरफेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो वो उसका वहां पर बॉडी का जो सरफेस है वही डिफ्यूजन करा देगा, एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेगा और अपने बॉडी से एटमॉस्फेयर से O2 को ले लेगा और अपने बॉडी से CO2 को रिलीज करा देगा। उसके बाद देखो एक्वेटिक एनिमल्स, मछली वगैरह में गिल्स होते हैं, और वो गिल्स
वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिफ्यूजन कराता है और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन उसके गिल्स में जाएगा और उसके गिल्स से पूरे बॉडी के ब्लड में मिक्स होकर के पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। तो ये हुआ फिश का। तो फिश में जो एक्वेटिक एनिमल खास करके जो फिश वगैरह है उसमें फिश हुआ, प्रॉन्स हुआ, उनमें गिल्स के जैसा यानी कि गिल्स एक मेम्ब्रेनस पार्ट है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिफ्यूज करा के बॉडी में सप्लाई कराता है। तो ये हो गया उसके लिए। और इंसेक्ट में जैसे ग्रास और कॉकरोच, उनके बॉडी के ऊपर स्मॉल पोर होते हैं, छोटा सा पोर होगा जिसे कहते हैं स्पाइरकल्स, ठीक है, या मॉस्किटो वगैरह जो भी है। तो ये जो है उसको कहते हैं स्पाइरकल्स। एंड ऑन देयर बॉडी एयर ट्यूब होते हैं जिसके थ्रू, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, एयर ट्यूब। हमारे लंग्स के बाहर भी ट्रैकिया होता है, हम लोग जब अपना देखेंगे तो उसके थ्रू वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और पूरे बॉडी से CO2 को बाहर डिस्चार्ज करता है। और हमारे में या और कोई दूसरा एक्वेटिक एनिमल है तो हमारे में लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स के साथ साथ कुछ एनिमल्स हैं जो उसके साथ साथ जैसे फ्रॉग वगैरह अपने बॉडी से भी क्या करते हैं, वो रिस्पायरेशन करा देते हैं। तो दोनों रोल प्ले करते हैं। और हमारे अंदर मेन रूप से ह्यूमन बींग्स में सिर्फ लंग्स होते हैं। तो ये इस तरह से एनिमल में जो है वो इस तरह से चलता है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं उनसे कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है 3 कॉमन फीचर्स। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है large surface area and a large surface area to get enough oxygen। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, all respiratory organ है, all respiratory organ thin wall for easy diffusion। Thin wall for easy diffusion। यहाँ पर डायकास्टिक मतलब कि जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर की जो वर्ड है वही लिखना है। जैसे all respiratory organ है तो वही चीज है, all respiratory organ है। और यहाँ से सेंटेंस चेंज हुआ, thin wall for easy diffusion। thin wall होगा तो डिफ्यूजन उतना आसानी से होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, all respiratory organ like skin, gills and lungs have skin, gills, lungs have skin, gills, lungs have a rich blood supply for a rich blood supply for rich
blood supply for transporting respiratory gases. Transporting respiratory gases. Transporting respiratory gases. Okay. Transporting respiratory gases. ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। All respiratory organs have large surface area. Surface area जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो डिफ्यूजन करवा पाएगा। दूसरा, वो थिन मेम्ब्रेनस होना चाहिए। अगर थिक हो जाएंगे तो डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा। और तीसरा, जो स्किन है, गिल्स यानी जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वहां पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी वहां पे ब्लड ज्यादा होगा, ताकि जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन उस ब्लड में मिक्स हो, यानी कि उतना ज्यादा डिफ्यूजन करवा सकेगा। तो इस तरह से ये कुछ कैरेक्टर हैं जिसके जो हेल्प करते हैं रिस्पिरेशन के लिए। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल। ब्रीदिंग इन aquatic animals is much faster than in terrestrial animal. Terrestrial animal. और फास्टर रेट जो होगा रिस्पिरेशन का या ब्रीदिंग का, उतना ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई को होती रहेगी। तो फास्टर रेट जो होते हैं वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई उस एनिमल को करवाएंगे, जिससे उसको मदद मिलेगी। तो यहाँ तक की एक बातें हो गई। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोगों को देखना है रिस्पिरेशन इन अमीबा, यानी अमीबा में रिस्पिरेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद है हम लोगों को देखना रिस्पिरेशन इन फिश, और तब हम लोग देखेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन, और थोड़ा सा देखेंगे रिस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। तो अमीबा, अर्थवॉर्म और फिर उसके बाद में फिश, अभी तीन का रिस्पिरेशन देखना है। तो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, तो फर्स्ट में हम लोग करेंगे रिस्पिरेशन इन अमीबा, respiration in amoeba, respiration in earthworm, और तब respiration in fish, और फिर respiration in ह्यूमन। ये चारों टॉपिक को वन बाय वन, तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना होगा अमीबा, और तब उसके बाद में रिस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, रिस्पिरेशन इन फिश और रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। इन्हीं चारों को वन बाय वन करके हम चलेंगे। और रिस्पिरेशन इन ह्यूमन आएंगे तो उसमें हम लोग को पूरा डिटेल आएगा कि कैसे हमारा लंग्स जो है ये पूरा काम करता है, ये पूरा चीज। तो रिस्पिरेशन इन ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 11th में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस है इसके लिए। और जो आप टाइप पढ़ते हो एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन, उसके लिए क्लास 11th में टॉपिक है रिस्पिरेशन इन प्लांट करके। एक्चुअली में वो प्लांट में दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लांट ही में होता है। तो एरोबिक एनारोबिक कितने एटीपी बनते हैं वो पूरा डिटेल, ग्लाइकोलाइसिस, सारा चीज वहां पर आपको उस लेसन में पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को स्टार्ट करना होगा रिस्पिरेशन इन अमीबा, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपको यहाँ तक की बातों को करके नोट्स प्रिपेयर करना है, सभी को नोट्स कंपलसरी सेंड करना है। मैं वो बच्चों का भी सारा चीज नोटिस कर रहा हूँ जो बच्चे प्रॉपर्ली नोट्स नहीं सेंड करते हैं, एंड आप हमारे रिप्लाई का वेट नहीं करें। मैं चेक कर लेता हूँ जब भी फ्री होता हूँ किस किस बच्चे का आया, ठीक है, टाइम मिला मैं आपको अंगूठा दिखा देता हूँ। कभी कभी टाइम नहीं मिला तो आप ऐसा नहीं सोचे कि सर
कुछ देखते तो है नहीं, तो भेजने से क्या फायदा है। आपको अपना काम करना है, मैं अपना काम जब फ्री होऊंगा तो कर लूंगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप बस अपने काम पे फोकस करो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, ये आपकी ड्यूटी है। प्रॉपर वे में लेक्चर को देख के नोट्स बनाना और नोट्स बना करके सही टाइम पे प्रॉपरली सेंड करना, ओके।